वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्ले स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है जिसे आप खुद कंटेम्पलेट करिएगा। क्या होगा अगर खुद जस्टिस करने वाला इनजस्टिस करने लगे? तो इसी पर ये पूरा प्ले बेस्ड है। तो आइए हम समझेंगे मेजर फॉर मेजर। इस प्ले को हम स्टोरी के साथ साथ थीम और एग्जाम पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ेंगे जिससे कि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। प्ले का नाम मेजर्स फॉर मेजर। इसे कंपोज किया है विलियम शेक्सपियर ने। इसकी जो कंपोजिंग डेट लाइन है वो 1603 से 1604 के आसपास की है। इसे जो सबसे पहले परफॉर्म किया गया था वो किंग जेम्स फर्स्ट का कोर्ट था, जहाँ पर इसे सबसे पहले परफॉर्म किया गया था। और इसकी जो सबसे पहले परफॉर्मेंस डेट है वो 26 दिसंबर 1604 की है। इसे जो सबसे पहले पब्लिश किया गया था जब शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था 1623 में, उसी में इस प्ले को क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। और आप याद रखिएगा, ये जब शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश किया गया था इसमें टोटल 36 प्ले थे। ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। द प्ले इज सेट इन वियना। ये जो ये प्ले की जो सेटिंग है वो वियना में रखी गई है और इसे शेक्सपियर का एक प्रॉब्लम प्ले बोला जाता है। अब क्या होता है प्रॉब्लम प्ले, हम अभी देखेंगे। इसमें आपको देखने को मिलेगा कॉमेडी एंड ट्रेजेडी की एक ब्लेंडिंग। तो किस तरीके से एक ब्लेंड है कॉमेडी एंड ट्रेजेडी का, ये भी आप देखेंगे। अब समझ लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज प्रॉब्लम प्ले, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो एक स्टोरी से आप इसे रिलेट करिएगा। सपोज दैट एक कोई आदमी है, बहुत गरीब है और उसके बच्चे 10-15 दिन से खाना नहीं खाए हैं। वो एक जगह जाता है और जाते जाते समय क्या करता है, कहीं देखता है दुकान तो वहाँ पर क्या कर लेता है, कुछ खाने की चोरी कर लेता है। अब वहाँ का जो ऑनर रहता है दुकान का, वो क्या कर देता है, पुलिस ऑफिसर को कंप्लेन कर देता है और पुलिस आती है और उसे क्या करती है, उठा के ले जाती है और उसे फिर जज के सामने पेश किया जाता है। और जज के सामने जब सब कुछ बताया जाता है किसने किया क्या है, तो जज एक मॉरल डायलेमा फेस करता है। वो एक कंफ्यूज होता है कि इसे पनिश किया जाए या छोड़ा जाए। कहे कि इसकी जो गलती है वो इसकी है कि उसने अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए उसने क्या की है, चोरी की है। तो जज इवेंचुअली क्या करता है कि उसे छोड़ देता है, ये कह के कि नहीं इन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए सही किया है जबकि लॉ के लिए क्या है, गलत है। तो यहाँ पर जो वहाँ पर लोग बैठे होते हैं या पब्लिक पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं तो लोगों के दो अलग अलग ओपिनियन होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जज ने गलत किया है क्योंकि उसने क्या की है, चोरी की है और स्टीलिंग इज अ क्राइम, तो इसे क्या करना चाहिए, पनिश करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई लॉ नहीं होता। उसके बच्चे भूखे थे तो खाना खिलाना उसकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने जो किया है सही है। तो इस प्ले में हम देख पा रहे हैं कि मतलब एक ग्रुप दो लोगों में बटा हुआ है और इसका कंक्लूजन ये नहीं निकाल पा रहे हम कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसा कोई प्ले या ऐसी कोई सिचुएशन जहां पर आप ये डिसाइड ना कर पाए कि राइट और रॉन्ग क्या है, मतलब डिस्टिंक्शन या डिफरेंशिएट करने में आपको समस्या जाए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो इस प्ले को बोलेंगे हम प्रॉब्लम प्ले। अब ये प्रॉब्लम प्ले क्या है, जब पूरा प्ले आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो स्टोरी है वो क्या है, डेरिवेशन है। ये डिराइव्ड की गई है एक फेमस प्ले है वेटस्टोन का जिसका नाम है प्रमोज एंड कैजेंड्रा, जिसे 1578 में लिखा गया है। तो 1578 में इसे लिखा गया है। वहीं से इस स्टोरी के क्या है, बेसिक आइडिया क्या किए गए हैं, अडॉप्ट किए गए हैं। तो ये क्या है, एक डेरिवेशन है। इसमें दो किताबों का मतलब दो वर्क जो हैं और दोनों ये इटालियन वर्क है, दोनों से क्या है, इन्फ्लुएंस्ड या इंस्पायर्ड है। एक दूसरी बुक है जिसका नाम है हिकैटो मिथी, इसी से पूरा जो प्ले है एथोलो वो भी क्या है, इंस्पायर्ड है। तो याद रखिएगा आप, ये डेरिवेशन है दो बुक्स का, प्रमोज एंड कैजेंड्रा का। तो प्रमोज एंड कैजेंड्रा 1578 में लिखी गई है और इसके जो ऑथर उनका नाम है वेटस्टोन। इसी तरीके से एक और भी बुक है जिसे एज अ सोर्स में यूज किया गया है, उसका नाम है हिकैटोमिथी और इसे सिंथियो के द्वारा इसे कंपोज किया गया है और इसकी जो कंपोजिंग डेट है वो 1565 की है। ये फैक्चुअल डेटा है, इन्हें आप याद रखिएगा जरूर। अब मेजर फॉर मेजर में हम देखेंगे कि ये क्या है, 5 एक्ट का एक प्ले है जिसे कंबाइन किया गया है किसमें, प्रोज एंड वर्स फॉर्म में। तो ये क्या है, 5 एक्ट का प्ले है और इसकी जो पूरी कंपोजिशन है वो प्रोज एंड वर्स के फॉर्म में है। अब इसमें जो लोअर क्लासेस के होंगे, मतलब लोअर कलेक्टर का कहने का मतलब है जिनका रिलेशन ड्यूकडम या किंगडम से नहीं है, वो क्या करेंगे, वो जनरली स्पीक करेंगे प्रोज। इनकी भाषा जो क्या होगी, प्रोजिक होगी। प्रोज के बारे में क्या करेंगे, बातें करेंगे।
जबकि जो हमारे नोबल करेक्टर हैं, नोबल करेक्टर का सेंस है कहने का जिनका रिलेशन डायरेक्ट ड्यूकडम या किंगडम से होगा, वो किसमें किससे बात करेंगे, वस के फॉर्म में बात करेंगे। तो इसमें जो कन्वर्सेशन के टोन हैं वो दो प्रकार के हैं, प्रोज एंड वस। जो अपर क्लास के करेक्टर हैं वो वस में बात करेंगे और जो लोअर क्लास के करेक्टर हैं वो प्रोज में बात करेंगे। रखिएगा इसे ब्रेन में जरूर। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट देखने की मिलेगा बैट्रिक्स, तो इसमें बैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी यूज किया गया है। अभी मैं आपको बताता हूं कि बैट्रिक्स होती क्या है, और इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से एक जो रेनासेंस के ड्रामा होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को भी कहीं ना कहीं क्या किया गया है, यूज किया गया है, और कैसे इसे हम पूरा लास्ट में हम क्या करेंगे समझेंगे एमसीक्यूज वन लाइन के फॉर्म में। तो देखिए रेनासेंस का टाइम पीरियड आप याद रखिएगा, तो ये टाइम पीरियड क्या है 1500 से 1600 के बीच में है, और रेनासेंस का मतलब होता है रीबर्थ। रेनासेंस का मतलब होता है रीबर्थ। देखिए जो 1500 से पहले का पीरियड था वहाँ के ड्रामा प्ले या जो भी वर्क वगैरह रहते थे उसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता था वो क्या किया जाता था, चर्च के रिचुअल्स या चर्च के कल्चर। वहाँ पर इमोशंस या ह्यूमन फीलिंग या रियल प्रॉब्लम को क्या टैकल नहीं किया जाता था। आफ्टर 1500 जो ऑथर्स थे वो क्या ज़्यादा रियलिस्टिक बन चुके थे, वो आदमी के सुख दुख इमोशंस पर ज़्यादा काम करने लगे थे कि आदमी लवेबल कैसे होता है, वो मतलब उसे कहाँ पर क्या फील हो रहा है, उसके इमोशंस कैसे हैं कैसे नहीं। तो इस तरीके से जो 1500 के बाद या 1500 के बाद के जो ऑथर्स हैं वो आदमी के रियल्स प्रॉब्लम और इमोशंस पर बात करने लगे थे, तो वहीं से इसका नाम पड़ गया क्या, रेनासेंस। रेनासेंस का मतलब होता है रीबर्थ, याद रखिएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर बैट्रिक्स, उसे भी देख लेते हैं। तो सपोज दैट देखिएगा H स्टैंड फॉर हस्बैंड एंड W स्टैंड फॉर वाइफ, ध्यान रखिएगा, एंड T स्टैंड फॉर थर्ड पर्सन। तो देखिए अब एक नाइट की बात है, हस्बैंड को अपने वाइफ के साथ रात में रहना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ये वाइफ को चेंज करके क्या कर देते हैं, यहाँ पर थर्ड पर्सन को रख देते हैं। तो हस्बैंड को किसके साथ रहना चाहिए, वाइफ के साथ। हस्बैंड को किसके साथ रहना चाहिए था, वाइफ के साथ, लेकिन इनकी वाइफ को रिप्लेस कर दिया है किससे, थर्ड पर्सन के साथ। तो हस्बैंड के साथ क्या हो गए, ट्रिक्ड। ये क्या हो चुके हैं, ट्रिक्ड। ये क्या हो चुके हैं, ट्रिक्ड। तो ऐसे प्ले को क्या बोलते हैं, ट्रिक प्ले बोलते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि किस तरीके से बैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया है। तो आइए आगे देखते हैं। द प्ले है, इसकी जो सेटिंग है वो कहाँ, वियना में रखी गई है, और यहाँ के जो ड्यूक हैं वियना जो है उसके जो ड्यूक हैं उनका नाम विंसेंटियो है। और ये क्या फील करते हैं कि इनके यहाँ जो लॉ है, जो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो क्या हो चुके हैं, काफ़ी थके हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं, और इन्हें लोग बाग ज़्यादा कोई भाव देता नहीं है। अब ये क्या है, इनफेक्टिव हैं। तो इसके लिए वे क्या करते हैं, अपने आप को क्या स्टिक ना बनाते हुए, मतलब वो काफ़ी नॉर्मल रूलर थे, वो अपने आप को स्टिक फेज में नहीं रख पाते थे। तो वो क्या करते हैं, ये जब देखते हैं कि हमारे यहाँ का जो रूल है, प्रजा है, तो मेरी ज़्यादा सुनती नहीं है, और सभी लोग क्या हो चुके हैं, सुस्त हो चुके हैं, यहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशन है वो काफ़ी रिलैक्सड एंड इनफेक्टिव हो चुके हैं। तो डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेंगे, सिटी को छोड़ के कुछ दिनों के लिए चले जाएंगे और उसे हैंड ओवर कर देंगे किससे, एंजेलो। इनका एक वफादार है जिसका नाम है एंजेलो, तो वो इनके कोर्ट से इसका डायरेक्ट रिलेशन है, तो उसे क्या कर देते हैं, वो हैंड ओवर कर देते हैं, या अपना क्या कर देते, अपना जो किंगडम है वो अभी कुछ दिनों के लिए इसे क्या कर देते हैं, एज अ प्रॉक्सी इसे दे देते हैं कि आप इसे क्या करो, भी रूल करो, अभी मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी में जा रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या करते हैं, जो विंसेंटियो होते हैं वो क्या कहते हैं, एंजेलो को वो सब कुछ ये दे देते हैं। अब जो एंजेलो है वो क्या है, एक रिजिड मैन है, ये काफ़ी इनका स्वभाव काफ़ी कड़ा है। अब जैसे ही क्या करते हैं, ड्यूक जाने की कोशिश करते हैं, अब सब मतलब पूरी प्रजा को अपने बता देते हैं कि अब मैं वियना में नहीं रहूँगा, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ मैं क्या करूँगा, छोड़ के वियना को चला जाऊँगा। लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं, वो अपने आप को डिस्गाइज, अपना वेश बदल लेते हैं, एज अ फ्रेयर, सन्यासी या मंक के रूप में अपने आप को क्या कर देते हैं, अपना वेश गेटअप चेंज कर लेते हैं, और वही चीज़ों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि मेरी प्रजा किस तरीके से ट्रीट कर रही है, एंजेलो किस तरीके से उनकी जो कंट्री है उसे सब कर रहे हैं, तो उनका किंगडम कैसे क्या परफॉर्म कर रहा है, लोग वहाँ की क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो चुपके वो चीज़ों को क्या करता है, वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। इस तरीके से सर्विलेंस का काम अभी वो कर रहे हैं एज अ फ्रेयर के फॉर्म में। इसे आप रिलेट करिएगा मंक से। तो हर चीज़ों को क्या कर रहे हैं, सीक्रेटली देख रहे हैं। अब क्या होता है, जो एंजेलो रहता है वो क्या करते हैं,
एक बहुत ही कड़ा निर्णय लेते हैं। उनका मतलब जो शासन रहता है बहुत कड़ा रहता है। मतलब रूल्स के आगे वो किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, नहीं मानते हैं, उसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अब वन ऑफ द फर्स्ट विक्टिम, ये मतलब ये काफ़ी दिनों से इनका रूल अभी चल रहा है और जो वो हैं वो क्या है अभी एज अ फ्रेयर बने हुए हैं। तो एक दिन का जो सबसे पहला विक्टिम बनता है उसका नाम रहता है क्लैडियो। इनका जो फर्स्ट विक्टिम होता है क्लैडियो, हु इज अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू। अभी इसे क्या किया गया, अरेस्ट किया गया है और उसे सेंटेंस दिया गया है का, डेथ का। तो क्लैडियो है, इसे अरेस्ट किया गया है ऑफिसर्स के द्वारा और इसे क्या किया गई, फांसी की सजा सुनाई गई है। क्यों, इसने किया क्या है कि इसे फांसी की सजा दी गई है? तो एक इसकी लवर रहती जिसका नाम रहता है जूलियट, उसे इसने क्या कर दिया, प्रेग्नेंट कर दिया है शादी के पहले। तो क्या कि इसे मौत की सजा इसलिए दी गई है कि इसने इसकी जो लवर रहती है जिसका नाम रहता है जूलियट, तो शादी के पहले उसे उसने क्या कर दिया है, प्रेग्नेंट कर दिया है। और ऐसा करना उस टाइम में क्या माना जाता था, एक ग्रेव क्राइम माना जाता था। तो ग्रेव क्राइम उसका क्या था कि बिफोर मैरिज वो क्या कर दिया था, प्रेग्नेंट कर दिया था, इसलिए उसे क्या देना है, अब सेंटेंस करना है। यहाँ पर जो क्लैडियोस का फ्रेंड रहता है ल्यूसियो, ये क्या करता है, क्लैडियो की सिस्टर जिनका नाम रहता है इसाबेला, उन्हें क्या करता है, इन्फॉर्म करता है। वो दौड़ते जब ये सब कुछ बात उसे पता चलती है तो जाता है इसाबेला के पास और बताता है कि क्लैडियो को अब फांसी की सजा देने वाली है, इसे अब क्या करना है, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा क्योंकि इसने ऐसा ऐसा ग्रेव क्राइम किया है। अब इसाबेला जो है तो उसी टाइम में ये क्या डिसाइड कर लेती है, फांसी मतलब ये जो दोनों घटनाएं पैरेलल चल रही होती हैं, उसी टाइम ने इसाबेला ने डिसाइड किया था तो मैं क्या बन जाऊंगी, एक मैं नन बन जाऊंगी। मतलब ये नन बनना चाहती हैं। नाउ सी फेस्ड अ सीरियस डायलिमा। अब ये क्या कर रही हैं, एक सीरियस डायलिमा फेस कर रही हैं। इन्हें समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, क्योंकि इनकी एक रिलीजियस लाइफ भी है जिसे वो छोड़ नहीं सकती और इनके भाई को इन्हें बचाना भी है। वेदर टू रिमेन डिवोटेड टू हर रिलीजियस लाइफ और गो टू प्लीड फॉर हर ब्रदर्स लाइफ। अब इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं रिलीजियस रहूं या क्या करूं, अपने भाई की लाइफ बचाने के लिए जाके उनसे क्या करूं, प्लीड करूं, किससे, एंजेलो से, कि मेरे भाई की ज़िंदगी को क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, इससे गलती हो गई है, इसे एक बार क्या किया जाए, माफ़ कर दिया जाए। अब आगे इसाबेला गोज टू एंजेलो। अब ये एंजेलो के पास जाती हैं और उसे प्लीड करती हैं कि उसके भाई की ज़िंदगी को क्या कर दिया जाए, बख्श दिया जाए या छोड़ दिया जाए। सी स्पीक्स विद ग्रेट इंटेलिजेंस। वो बहुत इंटेलिजेंस के साथ उससे बात करती हैं और जब बात करती हैं तो उनके क्या इमोशंस के जो उनके पावर रहते हैं, आंसू या रोने वाले, वो भी क्या होते हैं, इनसे वो चीज़ें यूजली हो जाती हैं। आस्किंग एंजेलो टू शो मर्सी इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्ट जस्टिस। और वो बोलता है एंजेलो से कि क्या किया जाए, मुझे मर्सी दी जाए स्ट्रिक्ट जस्टिस के अपेक्षा, मतलब मुझ पर दया दिखाई जाए, इतना स्ट्रिक्ट जस्टिस ये मुझे भाई को सेंटेंस की डेथ ना दिया जाए। अब एट फर्स्ट शुरू में जो एंजेलो रहता है वो रिफ्यूज़ कर देता है। वो बोलता है नहीं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉ हैं वो सभी के लिए क्या बराबर हैं, चाहे कोई भी हो। लॉ जो लॉ हैं वो उन्हें क्या किया जाए, ज़रूर फॉलो किया जाएगा विदाउट एक्सेप्शन, और उनके लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। कहने का उसका सेंस है एंजेलो का कि रूल सभी के लिए बराबर हैं और कि ये किसी के लिए कोई एक्सेप्शन या अपवाद नहीं है। जो जैसा क्राइम करेगा उसे वैसा पनिश होना पड़ेगा। अब चूंकि इनका क्राइम इतना ग्रेव है तो इनको जो सेंटेंस की डेथ है उसे उन्हें उससे होकर उन्हें जाना ही पड़ेगा। हाउएवर इसाबेल कंटिन्यू टू स्पीक। इसके बाद भी वो उनसे कंटिन्यू बात करती है और बात करने के बाद बार बार इंसिस्ट करती है कि नहीं, ऐसा न किया जाए, मेरे भाई को फांसी न दी जाए, और बचाने की वो कोशिश करती है। एंजेलो बिकम अनएक्सपेक्टेडली अट्रैक्ट टू हर ब्यूटी एंड प्योरिटी। अब जो एंजेलो रहता है तो जो इसाबेला रहती हैं उनकी ब्यूटी और प्योरिटी को देख के क्या हो जाता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है। अब वो बहुत सुंदर हैं और वो प्योर हैं, चूंकि वो अभी नन बनने वाली हैं, तो क्या जाता है उनकी ब्यूटी और प्योरिटी को देख क्या हो जाता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है। दिस क्रिएट अ मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ द प्ले। और यहीं से क्या होता है, प्ले की एक अलग टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाती है। एंजेलो मेक्स अ शॉकिंग एंड इमोरल प्रपोजल। तब एंजेलो क्या रहता है, एक शॉकिंग और इमोरल प्रपोजल क्या कर देता है, पुट कर देता है, किसके सामने, इसाबेला के सामने। ही टेल इसाबेला दैट ही विल लीव हर ब्रदर्स लाइफ ओनली सी एग्री टू सरेंडर हर चैस्टिटी टू हिम। अब वो बोलता है कि मैं एक ही शर्त पर आपके भाई को छोड़ सकता हूँ कि जब जो तुम्हारी चैस्टिटी मतलब पवित्रता है तो तुम उसे क्या करो, मेरे में सरेंडर कर दो। मतलब इनके कहने का मतलब है कि तुम्हारे जो रिलेशंस हैं
एक्स्ट्रा अफेयर वाले रिलेशन हैं उन्हें क्या तुम इस्टेब्लिश करो मेरे साथ। तो इस तरीके से भी नन बनने वाली हैं और उनके लिए चेस्टिटी ही दुनिया में सब कुछ है। तो वो कहता क्या करो, इसे तुम सरेंडर कर दो, यानी 1-2 रात मेरे साथ तुम बिता लो। तब इसाबेला हॉरिफाइड, इसाबेला सुन के क्या हो जाती है, बहुत डर जाती हैं। सी रिफ्यूजेस टू सेक्रीफाइस हर वर्च्यू, वो मना कर देती हैं कि नहीं, मेरे वर्च्यू से बड़ा कुछ भी नहीं है, भले ही मेरी ज़िंदगी या मेरे भाई की ज़िंदगी चली जाए लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं अपनी चेस्टिटी या अपनी पवित्रता जो है तो मैं सरेंडर नहीं कर सकती हूँ। वो मना कर देती हैं। फॉर हर मोरल इंटेग्रिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन लाइफ इटसेल्फ, वो बताती हैं कि जो मोरल इंटेग्रिटी है, जो इनकी नैतिकता की सच्चाई है, सत्यता है, वो इनके ज़िंदगी से भी बढ़ के है। अब इसी बीच में इसाबेला विजिट क्लैडियो, अब इसाबेला हैं तो अपने भाई से विजिट करती हैं जेल में, टेल एवरीथिंग अबाउट एंजेलोस प्रपोजल, और वो जो एंजेलो का प्रपोजल रहता है वो सब कुछ बताती हैं। एट फर्स्ट क्लैडियो बेग हर टू सेव हिम, लेकिन वो क्लैडियो इस तरीके का नीच आदमी था कि इसके बाद भी वो बोलता है कि भले ही तुम्हें उनके साथ रहना पड़े या अपनी चेस्टिटी सरेंडर करनी पड़े या तुम्हें उनके साथ रातें बिताने पड़े, लेकिन तुम क्या करो, ये सब कर लो लेकिन मुझे बचा लो। इवन इट मीन्स कंप्रोमाइजिंग हर वर्च्यू, भले ही जिससे तुम्हारा वर्च्यू क्या हो, कंप्रोमाइज हो जाए। दिस डीपली डिस्टर्ब इसाबेला, जिससे कि जो इसाबेला रहती है वो डीपली डिस्टर्ब हो जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, मेरा भाई भी किस तरीके की बातें करता है। और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वो क्या करती हैं, फैमिली रिफ्यूज़ कर देती हैं। वो ये रिफ्यूज़ कर देती हैं कि भले ही मेरी भाई की जान चली जाएगी लेकिन मेरी जो प्योरिटी है उसके साथ मैं समझौता नहीं करूँगी। इसके बाद स्टिल डिस्गाइज एज अ फ्रेयर, अभी भी आपको पता ही है कि जो वो हैं, जो वहाँ के ड्यूक हैं वो अभी क्या हैं, एज अ फ्रायर, मतलब मंक के फॉर्म में अभी वो भेष बदले हुए क्या वहाँ पर घूम भाग रहे हैं सब कुछ। द ड्यूक मीट क्लैडियो, जो ड्यूक हैं वो क्लैडियो से मिलते हैं इन प्रिजन एंड ट्राई टू प्रिपेयर हिम फॉर डेथ, और उन्हें क्या करते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई तुमने इतनी बड़ी गलती की है तो तुम तैयार रहो काहे के लिए, डेथ के लिए। इनकरेजिंग हिम टू एक्सेप्ट हिज फेट कामली, और इनकरेज करते हैं कि ये तुम्हारा क्या है, फेट है, ये तुम्हारा भाग है और इसे तुम क्या करो, एक्सेप्ट कर लो कामली, काम मतलब काम मैनर में, जो तुम्हारा भाग है और तुम्हारा भाग क्या है भी, डेथ को एक्सेप्ट करना, तो उसे तुम क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। हाउएवर क्लैडियो रिमेन फियरफुल, इसके बाद भी जो क्लैडियो है वो चाहता है कि मुझे बचा ले कोई, और वो क्या बहुत डरा हुआ होता है और उसे सिर्फ एक होप फॉर सर्वाइवल, उसे एक आशा रहती है कि मैं कैसे न कैसे क्या करूं, सर्वाइव कर जाऊं, मैं आगे जी जाऊं। देन इसाबेला अराइव एंड इन्फॉर्म द ड्यूक अबाउट एंजेलोस इमोरल प्रपोजल, अब इसाबेला आती हैं और जो एंजेलो के इमोरल प्रपोजल रहता है उसे क्या करती हैं, ड्यूक को बता देती हैं। आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग द ड्यूक डिवाइस अ क्लेवर एंड स्ट्रेटेजिक प्लान टू एक्सपोज एंजेलो एंड सेव क्लैडियो, इसके बाद जो ड्यूक रहते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइस करते हैं, डिवाइस मतलब होता है टू थिंक आउट डिफरेंटली, किसी अलग तरीके से सोचना, तो क्या करते हैं, डिवाइस करते हैं एक क्लेवर एंड स्ट्रेटेजिक प्लान, और वो प्लान ये होता है कि किस तरीके से क्या किया जाए, एंजेलो को एक्सपोज किया जाए और क्लैडियो को बचाया गया। दिस प्लान इज नोन एज अ बैट ट्रिक्स, और इसी प्लान का नाम क्या था, बैट ट्रिक्स। अभी पीछे मैं आपको बताया हूँ। तो जो डिवाइस करते हैं, ड्यूक डिवाइस करते हैं कि किस तरीके से एंजेलो को एक्सप्रेस करना है और क्लैडियो को बचाना है, तो एक वो जो ट्रिक डिवाइस करते हैं उस ट्रिक का नाम क्या है, बैट ट्रिक्स। द ड्यूक रिवील दैट एंजेलो was once engaged to a woman named मैरियाना, वो बताते हैं ड्यूक कि कुछ समय के पहले की बात है कि जो एंजेलो हैं इनकी एंगेजमेंट हो गई थी एक लड़की से जिसका नाम क्या था, मैरियाना, बट ही अबेंडेंड हर आफ्टर शी लूज्ड हर डाउरी, लेकिन एंजेलो ने दहेज के लालच में आकर, अब चूंकि उनके पास जो प्रॉपर्टी दहेज उन्हें मिलना था अब वो सब कुछ अपना खो दी थी, तो वो क्या हुए, उन्हें छोड़ दी थी। इसमें थोड़ी आप रिलेशन लगा लीजिएगा। देखिए कि जो मैरियाना हैं उनकी डाउरी क्या थी, तो देखिए क्या था, मैरियाना का एक भाई थे, ये दोनों समुद्र के रास्ते से आ रहे थे और उस समुद्र के वो जो उसका भाई था जो बहुत सारा पैसा धन ज्वेलरी वगैरह लेके समुद्र से क्या रहा है, वो आ रहा होता है, और जैसे ही वो समुद्र से वियना की तरफ आता है तो बीच में क्या होता है, उसका जो शिप रहता है वो क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो जितना भी पैसा था, ज्वेलरी थी, सब कुछ क्या हो जाती है, समुद्र में डूब जाती है। और ये बात किसको, एंजेलो को पता चल जाती है। जब ये जान जाता है कि अब मैरियाना के पास कुछ नहीं है, ये गरीब बन चुकी है, तो उसकी एंगेजमेंट होते हुए भी वो शादी करने से मना कर देता है। तो ये यहाँ पर बेसिक लाइन थी। द ड्यूक
suggest that Mariana should be secretly take Isabella place in the dark and meet Angelo। अब वो बताते हैं कि वो किससे किससे एक रात के लिए बोला है रहने के लिए, इसाबेला के साथ। तो बोलती हैं कि क्या इसाबेला को रिप्लेस कर दिया जाए किसके साथ, मैरिएना के साथ। वहाँ पर इसाबेला नहीं रहेंगी, रात का अंधेरा रहेगा और रात के अंधेरा में इसाबेला की जगह किसे बुला लिया जाएगा, मैरिएना के। और मैरिएना अभी भी एंजेलो से उतना ही प्यार करती हैं चूंकि वो उनकी क्या है, फियांसे हैं, मंगेतर हैं। तो इस तरीके से जब बात ये उठती है तो एंजेलो को इस तरीके से क्या करना है, ट्रिक करना है। इन दिस वे एंजेलो विल अननोइंगली फुलफिल हिज प्रॉमिस। तो इस तरीके से भले ही वो नहीं जानेगा वो क्या, लेकिन उसका जो प्रॉमिस है वो क्या हो जाएगा, फुलफिल। उसका प्रॉमिस क्या था, मैरिएना से शादी करना, और उसने भी डाउरी के लालच में आके क्या शादी करने से मना कर दिया है। अब वो ड्यूक बोलता है कि भले अननोइंगली, भले ही वो नहीं जानेगा, लेकिन वो क्या करेगा, उसका जो प्रॉमिस था मैरिएना के साथ वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और एक बार अगर, ये उस टाइम की बात है कि एक बार अगर किसी के साथ कोई आदमी नाइट हाल्ट कर लेता था तो उससे शादी करनी ही पड़ती थी। वाइल इसाबेला वर्च्यू रिमेन प्रोटेक्टेड, इस प्रकार से इसाबेला की वर्च्यू को क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब इस लाइन का कहने का मतलब सेंस है सीधे, यहाँ पर इसाबेला होती हैं और यहाँ पर मैरिएना होती हैं, तो वो बोलते हैं, और यहाँ पर एंजेलो होते हैं तो वो बोलते हैं कि एंजेलो जानेगा इसाबेला है, लेकिन इसाबेला से किससे रिप्लेस कर देना है, मैरिएना को। तो इस तरीके से इसाबेला किससे मीटअप किससे हो जाएगा, मैरिएना से। और जब ये नाइट स्पेंड कर लेंगी तो इवेंचुअली क्या होगा, एंजेलो को मैरिएना से शादी करनी पड़ेगी। तो इनका जो पुराना प्रॉमिस है एंजेलो का, वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, अननोइंगली सही लेकिन पूरा हो जाएगा। तो ये था बेसिक सेंस यहाँ का। द प्लान इज सेट इन मोशन, ये पूरा प्लान एकदम मोशन में सेट किया जाता है। अब प्लान पूरा एग्जीक्यूट होने वाला है। मैरिएना एग्री, वो तत्काल एग्री कर लेती है, और एग्री इसलिए कर लेती है कि सी लव्स एंजेलो टू पार्टिसिपेट, मीनवाइल एंजेलो ऑर्डर क्लैडियोस एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पर जो एंजेलो रहता है वो क्या कर देता है, धोखा दे देता है। एंजेलो ने क्या बोला कि इसाबेला अगर मेरे साथ रात बिताती हैं तो मैं उनका जो भाई है उसे मैं क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। लेकिन वो जैसे ही ये सब पूरा प्रपोजल बनता है तो वो एक तरफ बोलता है कि जाता है मिलने इसाबेला से, और दूसरी तरफ ये आर्डर देता है कि जो क्लैडियो उसे क्या कर दो, आप फांसी में चढ़ा दो। तो इस तरीके से वो एग्रीमेंट को क्या कर देता है, अपना तोड़ देता है। शोइंग हिज कंप्लीट हिपोक्रेसी एंड क्रूअल्टी, यहीं से पता चलता है कि वो कितना हिपोक्रेटिक है और कितना क्रूअल है। However, the Duke secretly intervene and arrange another plan to save Claudio। लेकिन इसके बाद भी जो ड्यूक रहते हैं वो दूसरा प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से हमें क्या करना है, क्लैडियो को बचाना है। अब द बेड ट्रिक इज सक्सेसफुली कैरिड आउट, जो बेड ट्रिक्स है वो सक्सेसफुली कैरिड आउट होती है। इसका मतलब कहने का सेंस क्या है कि अब यहाँ पर जो इसाबेला के आना था तो इनका प्लेस मैरिएना ले चुका है। अब जो रातें बिताई हैं तो कौन बताया है, ए और एम ने, एंजेलो और मैरिएना ने क्या रातें बिताई हैं। एंड सीक्रेटली टेक इसाबेला प्लेस, स्पेंड हिज नाइट विथ एंजेलो, और नाइट किसके साथ बिताई है, मैरिएना ने एंजेलो के साथ। हु बिलीव ही इज विथ इसाबेला, जिसे लेकिन वो अभी भी ये बिलीव करता है कि मैं रात में किसके साथ था, इसाबेला के साथ था। However, एंजेलो ब्रेक हिज प्रॉमिस एंड स्टिल ऑर्डर क्लैडियोस एग्जीक्यूशन। इसके बाद भी आपको पता है वो समझ रहा है कि मैं इसाबेला के साथ था, लेकिन इसके बाद भी क्या किया है, ऑर्डर दिया है क्लैडियो के एग्जीक्यूशन के लिए। रिवीलिंग हिज कंप्लीट करप्शन, ये रिवील करता है कि वो क्या है, कंप्लीट करप्टेड आदमी है, करप्टेड है। लैक ऑफ इंटीग्रिटी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। एट दिस पॉइंट द ड्यूक स्टिल डिस्गाइज एज अ फ्रेयर, इसी टाइम में अभी भी जो क्या ड्यूक रहता है डिस्गाइज रहता है एज अ फ्रेयर के। इंटरवीन वंस अगेन टू सेव क्लैडियो, ये फिर अपना इंटरवेंशन दिखाता है, इंटरवीन करता है कि किस तरीके से क्लैडियो को बचाया जाए। वो क्या करता है, एक सब्स्टिट्यूट करता है, एक क्लेवर सब्स्टिट्यूशन अपनाता है कि जो क्लैडियो रहता है तो उसके क्लैडियो का हेड, मतलब वो देखने तो नहीं गया कि क्लैडियो को कहाँ फांसी होती है, ऑफिसर का काम है। तो जेलर वगैरह से मिलके क्या करता है, एक कोई दूसरा आदमी रहता है उसके हेड को रिप्लेस, उसके हेड के जगह, क्लैडियो के हेड के जगह दूसरे हेड को दिखा देता है कि ये महाराज इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया है, और एग्जीक्यूट करने के बाद इनका ये सिर यहाँ पर रखा हुआ है। और एंजेलो क्या करता है, मान जाता है कि हाँ चलो अब इसे एग्जीक्यूट कर दिया है, इसकी अब डेथ हो चुकी है। मीनवाइल द ड्यूक प्लान हिज रिटर्न टू वियना, अब इसी बीच में ड्यूक मतलब अपने सब्जेक्ट्स या प्रजा के बीच में वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वियना लौट रहे हैं। एंड इंस्ट्रक्ट इसाबेला टू पब्लिकली अक्यूज एंजेलो ऑफ इनजस्टिस एंड इमोरल बिहेवियर,
और वो इसाबेला के आते हैं, इसाबेला को बोलते हैं कि जैसे ही मैं आऊँगा तो तुम क्या करोगी, अक्यूज़ करोगी एंजेलो को उसके इनजस्टिस और इमोरल बिहेवियर के लिए। तो ऐसा ही होता है, वो अनाउंस करवाते हैं कि अब जो ड्यूक हैं वो वियना लौट रहे हैं, और जैसे ही ड्यूक वियना लौटेंगे वो अपने उसमें बैठेंगे, पावर पर बैठेंगे, तो क्या करेंगी, जो वो हैं क्या कहते हैं इसाबेला है, वो अक्यूज करेंगी इनजस्टिस और इमोरल बिहेवियर जो कि एंजेलो का था। The tension build all character prepare for the final confrontation। और यहाँ पर क्या, फाइनल कन्फ्रंटेशन के लिए सभी कैरेक्टर अपने आप को क्या करेंगे, बिल्डअप करेंगे। द ड्यूक स्ट्रेटजी इज नाउ सेट टू एक्सपोज एंजेलो साइबर। अब जो ड्यूक की स्ट्रेटजी सी एंजेलो की हिपोक्रेसी को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और सब चीज़ें जस्टिस को रिस्टोर करने के लिए वो क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं। द ड्यूक रिटर्न टू वियना, ड्यूक वियना रिटर्न होता है, एंड हिज ट्रू आइडेंटिटी, उसकी जो ट्रू आइडेंटिटी है वो क्या करती है, पब्लिक के सामने लाने की बात चलती है। एक पब्लिक का कोर्ट लगता है, वहाँ इसाबेला को बुलाया जाता है, और इसाबेला क्या करती है, एंजेलो को फोर्स करती है, और जो इसाबेला है वो क्या करती है, आती है और क्या एंजेलो के अक्यूज़ करती है, और वो बताती है कि किस तरीके से इसने मुझे इमोरल प्रपोजल दिया था। तो यहाँ पर सिंपल से इस पेज का कहने का मतलब है कि बेट्रिक सक्सेसफुली होती है। अब यहाँ पर एंजेलो और मैरीना ने आपस में रातें बिता ली हैं। इसके बाद जब उसके क्लैडियो को क्या करना है, फांसी देना है, तो क्लैडियो को सिर को किसी दूसरे प्रिजनर के सिर से क्या किया जाता है, एक्सचेंज कर दिया जाता है, जिससे कि एंजेलो को विश्वास हो जाए कि उसकी क्या हो चुकी, उसके भाई की डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पर अनाउंस कर दिया है ड्यूक ने कि मैं वियना वापिस आ रहा हूँ, और ड्यूक ने बोल के रखा है इसाबेला को कि जैसे ही मैं आऊँगा तो तुम क्या करोगी, अक्यूज़ करोगी एंजेलो को कि किस तरीके से इसने मेरे साथ इमोरल प्रपोजल रखा था। अब हाउ एवर एंजेलो डिनाइज, अब जैसे ही इसाबेला बताती है तो इसके बाद भी एंजेलो क्या कर देता है, सब कुछ मना कर देता है कि नहीं, ये जो बोल रही है सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ क्या कर रही है, ये सब बनावटी बातें कर रही है, जो इसाबेला की बातें हैं इस पर विश्वास नहीं किया जाए। सून मैरियना इज ब्रॉट इनटू द कोर्ट, इसी टाइम में मैरियना भी मैरियना जो है तो कोर्ट में आती है। सी सपोर्टेड इसाबेला एक्यूजेशन, वो भी जो इसाबेला के एक्यूजेशन रहते हैं उसे क्या करती है, वो सपोर्ट करती है। ग्रेजुअली द ट्रूथ बिगन टू अनफोल्ड, धीमे धीमे जो ट्रूथ रहता है वो पूरा अनफोल्ड हो जाता है, सबको चीज़ें पता चल जाती हैं। द ड्यूक रिवील हिज डिस्गाइज, ड्यूक भी अपनी जो कंसिलेशन रहता है वो रिवील करता है कि किस तरीके से एज अ फ्रायर मैं पूरे अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर देख रहा था। एंड एक्सपोज एंजेलोस हिपोक्रेसी, और जो एंजेलो की हिपोक्रेसी होती है, हिपोक्रेसी और जो उसका करप्शन होता है वो सबके सामने एक्सपोज किया जाता है। इट इज़ देन डिस्क्लोज दैट क्लेडियो एक्चुअली अलाइव, और तभी डिस्क्लोज किया जाता है कि जो अभी क्लेडियो है वो क्या है, जिंदा है। विच सरप्राइज एवरीवन, और जब सभी को बात पता चलती है कि क्लेडियो भी जिंदा है तो सभी लोग बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, और इसाबेला को क्या करती है, उसकी सांसें थम जाती हैं ये सुन के कि मेरा भाई एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एंजेलो इज फोर्स टू कन्फेस द क्राइम, एंजेलो को फोर्स किया जाता है कि वो अपने क्राइम को कन्फेस करे, मान जाए कि हाँ मैंने गलती की थी। एज अ पनिशमेंट उसे पनिशमेंट दी जाती है, और ही इज ऑर्डर टू मैरी मैरियना, और उसकी पनिशमेंट क्या होती है कि वो मैरियना से क्या करे, शादी करे। द वुमेन ही हैड अर्लियर अबेंडन, वो वही वुमन थी जिन्हें इसके पहले उसने क्या डाउरी के चक्कर में क्या कर दिया था, अबेंडन कर दिया था। दिस एक्ट कंबाइन जस्टिस एंड मर्सी, यहीं से ये एक्ट पूरा क्या होता है, कंबाइन हो जाता है जस्टिस और मर्सी की तरफ। इन द एंड द ड्यूक प्रपोज मैरिज टू इसाबेल, अब लास्ट में क्या होता है, ड्यूक खुद जो इसाबेला रहती हैं, जो नन बनने को सोच रहे हैं, उन्हें क्या कर देते हैं, प्रपोज कर देती हैं कि आप मुझसे क्या कर लो, शादी कर लो। लीविंग द प्ले कॉम्प्लेक्स एंड समवट ओपन एंडेड कंक्लूजन, और इस तरीके से ये बताया नहीं गया है कि इसाबेला ने क्या बोला, हाँ बोला, ना बोला, तो ये जो पूरा प्ले है क्या एक ओपन एंडेड कंक्लूजन की तरफ चला जाता है कि भाई जो ऑडियंस है वो अपना कंक्लूजन निकालते रहे कि हाँ इसाबेला ने क्या बोला होगा, क्या ना बोला होगा, एग्री थी, डिसएग्री थी, एग्री की, डिनाई की, तो ये चीज़ें क्या ओपन कंक्लूजन के लिए पब्लिक के लिए छोड़ दी जाती हैं। दस द प्ले एंड्स विद द जस्टिस रिस्टोर्ड, इस तरीके से जो प्ले है वो जस्टिस को रिस्टोर करता है। जो रॉन्ग डूबर है, जो जिन्होंने गलत किया उन्हें क्या एक्सपोज करता है,
ये एक ब्लेंड दिखाता है मर्सी और पनिशमेंट का, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग द थीम ऑफ प्रॉब्लम प्ले। और इससे ही समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम प्ले क्या है। प्रॉब्लम प्ले क्या है? सबसे बड़ा इसका रीजन प्रॉब्लम प्ले होने का मतलब है कि जो क्वेश्चन छोड़ दिया गया है कि जो ड्यूक थे हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ये जो ड्यूक और जो इसाबेला का कंसेप्ट है, तो ड्यूक को इसाबेला को प्रपोज नहीं करना चाहिए था। क्यों? शी इज गोइंग टू बी अ नन, क्योंकि वो नन बनने वाली थी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो क्या है, डाउट में पब्लिक को छोड़ देता है कि इन्होंने जो किया वो सही था कि नहीं था, और इसका कंक्लूजन निकाल पाना सभी के लिए क्या थोड़ी डिफिकल्ट था। इसलिए जो पूरा प्ले है किसमें, प्रॉब्लम प्ले में डाइवर्ट हो जाता है, और उससे इसकी जो थीम रहती है वो वहाँ पर क्या हो जाती है, उसे लॉजिकली फॉलो कर देती है। अब थोड़ी करेक्टर एनालिसिस को देखेंगे, पढ़ तो चुके हैं, हम सब समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। वैसे इन्हें देख लेते हैं। वैसे जो ड्यूक थे, ये क्या है, ड्यूक है वियना के। ये टेम्परेली खुद को विड्रा कर देते हैं पब्लिक लाइफ से। ये खुद अनाउंस कर देते हैं कि ये कहीं एज अ फ्रायर मंक बन के ये दूर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये अपनी पूरी जो उनकी सब्जेक्ट होती है, प्रजा होती है, उसे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसके, जस्टिस, जो कि किसके, मर्सी के साथ बिक्स है। अब ये जस्टिस तो है, जस्टिस इन्होंने किसके साथ किया है, क्लैडियो के साथ और इसाबेला के साथ। लेकिन मर्सी किससे दिखाई, मर्सी इन्होंने किसे दिखाई है, एंजेलो के साथ। एंजेलो को इन्हें फांसी देनी चाहिए थी, क्योंकि एंजेलो ने क्या किया, इतना सीरियस क्राइम किया है, लेकिन फिर भी एंजेलो को क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो टर्म मर्सी का अप्लाई हो जाता है। ही मैनिपुलेट्स इवेंट्स टू एक्सपोज रॉन्ग डूवर्स। इन्होंने जो पूरे इवेंट्स उन्होंने क्या किया है, मैनिपुलेट किया है, जिससे कि रॉन्ग डूवर्स जो हो जाए वो एक्सपोज हो जाएं, और जो इनकी जो जस्टिस है वो क्या हो जाए, जस्टिस और मोरल बिहेवियर क्या हो जाए, रिस्टोर हो जाए। इनकी जो मेथड है वो क्या है, क्वेश्चन रेज करती हैं, अथॉरिटी, कंट्रोल एंड इथिकल लीडरशिप के लिए। अथॉरिटी की इनके रहने से किस तरीके से जो इनकी गवर्नमेंट थी वो रिलैक्स्ड हो चुकी थी, इनका जो कंट्रोल था अपने सब्जेक्ट के ऊपर इनिशियली फेज में नहीं था, और इथिकली इन्होंने जो किया है वो क्या सही है क्या गलत है। इथिकली का मतलब व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। तो इन्होंने जो इसाबेल को प्रपोज किया है, तो इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली राइट और रॉन्ग। ये इस पर क्या है, इथिकली ये क्वेश्चन क्या कर देता है, रेस कर देता है। एंजेलो जो है ये क्या है, स्टिक, और क्या है, ये मोरल डिप्यूटी है ना, डिप्यूटी बन जाते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये वहां पर क्या करते हैं, एज अ इनके डिप्यूटी के रूप में पूरे वियना की गवर्नमेंट को क्या करते हैं, ये चलाते हैं। ये लॉ को हार्शली इन्फोर्स करते हैं, लेकिन ये क्या डीपली हिपोक्रिटिकल हैं। ये फॉल इन मोरल करप्शन में फॉल हो जाते हैं, और ये सोचते हैं कि इसाबेला को किस तरीके से अपने फेवर में ला के इसकी चेस्टिटी को क्या किया जाए, खत्म किया जाए, और इसे अपने मतलब अपने एक्स्ट्रा अफेयर्स के लिए इन्हें यूटिलाइज किया जाए। रिप्रेजेंट द डेंजर ऑफ एक्सेसिव रिजिडिटी एंड हिडन वाइस। ये रिप्रेजेंट करते हैं डेंजर ऑफ एक्सेसिव रिजिडिटी, मतलब एक्सेसिव रिजिडिटी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, और हिडन वाइज हैं। इनमें जो इनकी जो बुराई है वो क्या है, छिपी हुई है, पब्लिकली कुछ और दिखते हैं और सामने कुछ और करते हैं। इसके बाद जो इसाबेला है, ये क्लैडियो की सिस्टर हैं। ये चेस्टिटी, वर्च्यू और स्ट्रांग मोरल प्रिंसिपल्स के लिए जानी जाती हैं। ये एस्पायर है काहे के लिए, नन बनने के लिए। और ये क्या है, ये सिंबलाइज करती हैं स्पिरिचुअल प्योरिटी को। फेस अ मोरल डायलेमा, ये मोरल डायलेमा फेस करती हैं कि ये अपनी जो उनकी वर्चू है इसे सेक्रीफाइस करके अपने भाई को बचाने की नहीं। ये रिप्रेजेंट क्या करती हैं, मोरल इंटीग्रिटी एंड इथिकल रेजिस्टेंस। ये दोनों चीज को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जो क्लैडियो है ये एक यंग मैन है, और इसे अभी सेंटेंस टू डेथ सुनाया गया है, क्योंकि इन्हें जो शादी के पहले जूलियट को क्या कर दिया, इन्होंने इम्प्रेग्नेंट कर दिया है। इनिशियली एक्सेप्ट हिज फेट, शुरू में अपने किस्मत को एक्सेप्ट कर लेता है कि हो गया, मेरे किस्मत में यही लिखा था कि मुझे फांसी होना है, तो इसे मान लेता है। लेकिन जैसे जैसे फांसी का टाइम आता है तो ये क्या करता है, फांसी जैसे मृत्युदंड दिए जाना है तो क्या करता है, डरने लगता है। हिज वीकनेस कॉन्ट्रास्ट विद इसाबेल फार्मनेस। इसकी जो वीकनेस है वो जस्ट अपोजिट है किसके, इसकी बहन के फार्मनेस की। तो इसकी वीकनेस और इसकी फार्मनेस दोनों क्या है, अपोजिट हैं। रिप्रेजेंट ह्यूमन वल्नरेबिलिटी एंड मोरल कन्फ्लिक्ट। ये दो चीज़ों की, ह्यूमन की वल्नरेबिलिटी और मोरल कन्फ्लिक्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद जो मैरिएना है, ये क्या है, एंजेलो की फार्मर फियांसे हैं, और इन्हें छोड़ दिया गया है क्योंकि इनकी जो डावरी है वो समुद्र में क्या हो गई है, खो गई है।
स्टिल डीपली इन लव विद एंजेलो, भले ही इन्होंने छोड़ दिया लेकिन अभी भी जो हैं तो क्या कर रही हैं, डीपली लव कर रही हैं किससे, एंजेलो से। डिस्पाइट बिट्रेयल, भले ही एंजेलो ने इन्हें क्या किया है, बिट्रे किया है, धोखा दिया है। प्ले इज अ क्रूशल रोल इन द बैट्रिक्स, इस प्ले में आपको बैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है जिससे कि एंजेलो क्या हो, एक्सपोज हो। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, पैसेंस, लॉयल्टी, क्यूट इंडोरेंस को क्या करता है, ये शो अप करता है। मैरियना मतलब इतनों दिनों के बाद होने भी ये सब चीज़ें क्या करती हैं, चुपचाप क्या सहती रहती हैं। व्हाट हैपेंड टू हर डायरी, उनके डायरी के साथ क्या हुआ था मैं भी आपको बता चुका हूँ कि मैरियना एक वर्चुअस वुमन थी, है ना, जिनकी एक बार एंगेजमेंट हो गई थी एंजेलो के साथ। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, मैरियना का ब्रदर जो समुद्र में क्या होता है, इसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और इस डेथ के साथ साथ इसकी जो पूरी डाउरी है वो समुद्र में ही कहीं खो जाती है। अब लीजिए ये क्या है, एक विटी एंड टॉकेटिव जेंटलमैन है जो जिसकी लाइफ स्टाइल क्या है, एकदम अनोखी है, मतलब मजाकिया आदमी है और ये जहाँ मन पड़ेगा वहाँ घूमेगा भागेगा। इसका काम है मजा दिलाना, मतलब कॉमिक रिलीफ देना, कमेंट करना जिससे लोगों को हंसी आए। और ये क्या है, ये एक सोसाइटल हिपोक्रेसी रिप्रेजेंट करता है और ये क्या है, लूज की मोरलिटी है। ऐसे ये मोरल से लूज आदमी है, कहीं भी स्लिप हो जाता है और ये कुछ भी कहीं भी कुछ बताता रहता है। इसके साथ जाएगा तो उसके लिए बातें करेगा, उसके साथ तो उसकी बातें करेगा, मतलब जिसकी इंटीग्रिटी और इसमें कोई बात सच्चाई नहीं है, जिसके सामने होगा उसी की तरह ये बातें करने लगेगा। नेक्स्ट यहाँ से हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे जो यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम है उन्हें टारगेट करेगा। ये थोड़ी और डीपेन है लेकिन आप अगर अपर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे तो इन्हें भी आपको जानना चाहिए। तो ये देखते हैं, द टाइटल मेजर्स फॉर मेजर, ये जो टाइटल है ये बाइबल से लिया गया है और स्पेशली जो आइडिया है ये मैथ्यू का जो लाइन है बाइबल की, वहाँ पर ये जो चैप्टर 7 की सेकंड लाइन है वहाँ से इस टाइटल को लिया गया है। और जो ल्यूक है जिसकी 38 लाइन है 6 चैप्टर की, तो इसमें 2 चैप्टर इंक्लूड है, मैथ्यू वाला 7 चैप्टर की सेकंड लाइन से और जो ल्यूक वाला चैप्टर है उसकी 38 लाइन के, मतलब जो चैप्टर 6 था और चैप्टर 6 की 38 लाइन वहाँ से इसे क्या किया गया है, यूज किया गया है। अब देखते हैं जैसे क्या है, ये 7 चैप्टर के सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, तो अच्छे समझिएगा कि 7 चैप्टर के सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है। तो फॉर विथ व्हाट जजमेंट यू जज यू विल बी जज्ड। एक बार और रिपीट करता हूँ, फॉर विथ व्हाट जजमेंट यू जज यू विल बी जज्ड। फा मतलब है के लिए, विथ का मतलब है साथ में, जजमेंट तो किसी के साथ आप क्या जज करते हैं वैसा ही आपके साथ जज किया जाएगा। तो मतलब आप दूसरों के साथ जिस तरीके से आपका जजमेंट रहेगा, जैसे आप जज करेंगे वैसे ही सेम स्टैंडर्ड में आपको लौटाया जाएगा। मीनिंग डोंट जज अदर हार्शली, आप किसी के साथ बहुत कड़ाई से उसे जज ना करें, बिकॉज द सेम स्टैंडर्ड विल बी यूज्ड ऑन यू। जिस तरीके से आप दूसरे के साथ पेश आएंगे उसी तरीके से आपका पर भी सभी लोग क्या आएंगे, पेश आएंगे। बेसिकली इस लाइन का वो मतलब था। ल्यूक के जो 6 चैप्टर की 38 लाइन है वो क्या कहती है, गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू। आप जैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा। मीनिंग व्हाट एवर यू गिव टू अदर, जिस तरीके से आप किसी दूसरे को दोगे, अच्छा दोगे तो अच्छा, बुरा दोगे तो बुरा, आपको जरूर रिटर्न होगा। तो ये जो कॉमन सेंस है, तो मैथ्यू का 7 चैप्टर की सेकंड लाइन है वो कहता है कि आप किसी को इतना हार्शली जज ना करो, जिस तरीके से आप किसी दूसरे को जज करोगे उसी तरीके से आपको भी जज किया जाएगा। दूसरा सेंस ये कहता है कि गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू, आप जिसको भी जैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा, अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा दोगे तो बुरा मिलेगा। अब ये ट्रेजिक कॉन्सेप्ट है, ट्रेजिक कॉमेडी है, इसमें ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी भी है। कॉमेडी आप समझ गए हैं, पूरा प्ले पढ़े हैं कि ट्रेजिक क्या है, क्या किसमें बीच बीच में सैरो फुल है, और कॉमेडी क्योंकि इसकी एंडिंग जो क्या होती है, हैप्पी। जब किसी भी प्ले में क्या दुख, स्ट्रगल और ये ट्रबल ये सब चीज़ें भरी हों लेकिन जो उसकी एंडिंग है वो क्या हो जाए, हैप्पी हो जाए, ऐसी प्ले को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी। इसमें आप देखे हैं कि किस तरीके से जो मैरियना के साथ इंसिडेंट हुआ डाउरी से रिलेटेड वो गलत हुआ, इसाबेला के साथ हुआ वो गलत हुआ, क्लेडियो के साथ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अंत में हम देखते हैं कि क्या सब कुछ बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से शुरू में ट्रेजेडी और अंत में क्या सब चीज़ें पीसफुली हैप्पी हो जाती हैं। तो इस प्ले का कॉन्सेप्ट कहाँ चला जाता है, ट्रेजिक कॉमेडी के ऊपर। ये ट्रेजिक कॉमेडी का कॉन्सेप्ट जिसे सबसे पहले थ्योराइज किया गया था गियोनी बैटिस्टा गुआरिन द्वारा। इनका जो एक वर्क है जिसका नाम है, इसे पढ़िएगा आप, इल पास्टोर फिदो। इनका एक वर्क है गुएरिनी का जिसका नाम है इल पास्टोर फिदो, इसे ऐसे ही प्रोनाउंस कीजिएगा आप, इल
पैस्टोर फिदो, इनका एक कलेक्शन है, वहाँ सबसे पहले ये ट्रेजिकॉमेडी वर्ड यूज़ किया गया है। इसमें कंबाइन किया जाता है ट्रेजेडी एंड कॉमेडी को, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रेजिकॉमेडी कहते हैं। एल पेस्टोर फिदो ये क्या है, एक पेस्टोरल ट्रेजिकॉमेडी है। पेस्टोरल आप समझते हैं, जब सिटी के बाहर की बात की जाएगी तो वहाँ पर क्या रहेगी, पेस्टोरल रहेगी, मतलब जंगल की, गांव की। तो ये क्या है, ट्रेजिकॉमेडी, वहाँ जंगल की इंसिडेंट होगा, जंगल में क्या जो प्रोटैगनिस्ट रहेंगे, उनके सपोर्टर रहेंगे, उन्हें काफ़ी दुख होगा, कष्ट होगा, वो लोग हार्डशिप और सफरिंग से क्या करेंगे, जूझेंगे, और इवेंचुअली लास्ट में क्या हो जाएगा, सब कुछ सॉल्व आउट होके या तो कुछ लोगों की शादी हो जाएगी, कुछ लोगों को राजपाट मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट क्या होगा, यूज होगा। तो ट्रेजिकॉमेडी, इसमें देखेंगे कि हर सेवन स्ट्रगल स्टार्टिंग में होता है, बिगनिंग में, लेकिन एंडिंग क्या होती है, हमेशा हैप्पी होती है। ऐसी लोग को क्या बोलते हैं, ट्रेजिकॉमेडी बोलते हैं। अब प्रॉब्लम प्ले क्या है, इसे मैं अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसे बाद अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसे आप कनेक्ट कर पाए होंगे। बाकी टेक्स्ट इसे पॉज करके आप देख लीजिएगा, सेम है जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। अब एडिशनल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, इन्हें थोड़ी देख लेते हैं, जो आपको बार बार एग्जामिनेशन में रिपीट होंगे, इन्हें आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले कैरेक्टर है स्कैलस, ये देख लेते हैं। ये क्या रहता है, काउंसलर रहता है। जब ड्यूक छोड़ के चला जाता है वियना को, तो यहाँ पर जब एंजुले रहता है, बहुत कड़े रूल्स लगा देता है वियना के ऊपर। तब ये काउंसलर बोलता है कि नहीं एंजुलो, ये आप गलत कर रहे हैं, आपको जो ये रूल्स हैं वो थोड़ी क्या, इन्हें कम करना चाहिए, आपको मॉडरेशन की तरफ जाना चाहिए, और जो पब्लिक है इनमें क्या दिखाना चाहिए, मर्सी दिखाना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि एक गरीब और एक अमीर के साथ बराबर उसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से जो स्केलस का कैरेक्टर है वो एक काउंसलर होता है, और वे जब वो छोड़ के चले जाते हैं तो एंजेलो को समझाने का काम करता है कि नहीं नहीं माय लॉर्ड, आप ऐसा ऐसा काम ना करें जिससे कि क्या हो, जस्टिस इतना ज़्यादा हो कि वो इनजस्टिस लगने लगे। दूसरा जो कैरेक्टर रहता है दी प्रोवोस्ट का, ये क्या रहता है, ये प्रिजन का गवर्नर रहता है, और ये क्या रहता है, इसी ने मदद की है, जैसे जो क्लैडियो को बचाने के लिए और ह्यूमन जस्टिस को इंस्टोर करने के लिए, जैसे क्लैडियो को हेड को रिप्लेस करना है, उसको जेल से छुड़वाना है, ले जाना है, तो ये पूरा काम कौन किया है, यही किया है प्रोवोस्ट। तो ध्यान दीजिएगा, ये स्कैलस ये क्या है, काउंसलर हैं, जबकि जो प्रोवोस्ट क्या है, तो प्रिजन के क्या है, गवर्नर हैं, और इन्होंने बहुत सारी मदद की है, किसकी, ड्यूक की, किसे बचाने के लिए, क्लैडियो को बचाने के लिए। अब इसमें एक और कैरेक्टर है एल्बोस के, ये एक सिंपल कांस्टेबल हैं, और ये क्या है, फ्रीक्वेंट मिसयूज, ये हमेशा मजाक करते रहते हैं, मतलब इन्हें प्ले में इंक्लूड किया गया है, किसके, मजाक के लिए, लाफ्टर को बढ़ाने के लिए। तो एक कांस्टेबल रहते हैं जो गलत शब्दों का बार बार यूज़ करेंगे, तो गलत शब्दों को बार बार यूज़ करने को प्रोसेस को मैलाप्रोपिज्म बोलते हैं। तो ये बार बार एक शब्द को दूसरे सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे, जिससे लोगों में एक कॉमेडी आ जाएगी, लोग हंसने लगेंगे। तो इस तरीके से इनका करेक्टर है, और ये इनका जो करेक्टर है वो वो मैस एडो अबाउट नथिंग जो शेक्सपियर का करेक्टर है, उसमें जो डॉगबेरी का करेक्टर रहता है उससे ये क्या है, इंस्पायर्ड है। तो कह सकते हैं एल्बो को आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं डॉगबेरी के करेक्टर से। ये दोनों क्या हैं, इन्हें कॉमेडी के फॉर्म के लिए यूज किया गया कि जिससे जो प्ले हो पूरा क्या है, कॉमिकल बन जाए, लोगों को क्या हो, लाफिंग ज़्यादा मतलब लोग इस प्ले को लाफ्टर ज़्यादा फील करें। तो इस तरीके से इनका करेक्टर है यहाँ पर। इसके बाद एक और करेक्टर रहता है जिसका नाम है बर्नार्डिन का। ये क्या है, एक कंडेम्ड प्रिजनर है। ये क्या है, एक कंडेम्ड प्रिजनर है। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट एक करेक्टर है बर्नार्डाइन। इनमें क्या रहता है, ये एक कंडेम्ड प्रिजनर है, इन्हें जेल में डाला गया है किसी गुनाह के लिए। इनका क्राइम क्या था ये तो प्ले में नहीं बताया गया है, लेकिन इन्हें किसी न किसी क्राइम के लिए डाला गया है और इन्हें अवेट किया गया है एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब इन्हें एग्जीक्यूट किए, इन्हें भी फांसी दी जानी है। तो ये क्या है, एक बर्नार्डाइन, ये कैरेक्टर हैं जो अभी क्या है, जेल में एज अ प्रिजनर ये कैद हैं, और ये इन्हें क्या, फांसी दी जानी है। ये बार बार क्या करते हैं, फिलोसफिकल डायमेंशन बताते हैं कि नहीं, जो मेरा क्राइम था वो इतना बड़ा नहीं है कि मुझे फांसी दी जाए, मुझे एग्जीक्यूट कर दिया जाए। तो बहुत सारी फिलोसफिकल बातें करते हैं कि नहीं, मेरा क्राइम इतना बड़ा नहीं है कि जिसके लिए मुझे फांसी दी जाए। और इस तरीके से वो क्या, एक डिबेट टाइप में बात करते हैं कि यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन्हें इस तरीके से इनजस्टिसफुल नहीं होना चाहिए था, जो पूरी सब जो चीज़ें उन्हें मर्सीफुल होनी चाहिए, और चीज़ों को थोड़ी क्या, मॉडरेट लेवल में रखना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये बर्नार्डाइन जो कैरेक्टर है वो क्या है, एक रजिस्टेंस फेस करते हैं, रजिस्टेंस शो करते हैं, काहे के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहीं से प्ले पूरा खत्म हो जाता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।